हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीआईबी एग्जाम में जो पेपर फर्स्ट है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका आप सभी को आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा। एंड जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आप सभी को प्रैक्टिस कराने वाला हूं, इन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है। एंड ये क्वेश्चंस आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर करेंगे ही, एग्ज़ाम में जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करने में भी आपको हेल्प कर, क्योंकि हम यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं उससे एक तो आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, इसके साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाता है। इसी कड़ी में हम यहाँ पर हमने टारगेट किया है कि जेआईबी का जो एग्ज़ाम है मई 2021 में होने वाला है, उसमें आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो अभी से हमारे साथ में अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट टाइमली आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके, आप रिवीजन करने का इनफ टाइम अवेलेबल हो, और उसके साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें और मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकें। इतना टाइम आपके पास में होना चाहिए। और आप सभी को पता है कि जेआईबी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, और आपका सिलेबस एंड होते होते अप्रैल मंथ आ जाएगा, है ना। और फिर आपको पता है नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है, तो उसी कड़ी में हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 क्लासेस आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। जो 10 क्लासेस 3 क्लासेस हैं वो आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, और यहाँ की क्लास है जिसको हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। एंड जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं सभी को गुड इवनिंग। ओके, चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 3 साढ़े 3 महीने तक लगातार हमारे साथ में जीआईबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तीनों सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में कनेक्ट होइए जीआईबी टारगेट बैच मई 2021 में। इससे आपको काफ़ी सॉरी, आपका जो एग्ज़ाम है उसको फर्स्ट अटैम्प्ट सिंगल अटैम्प्ट में क्लियर करने में ये बैच आपकी हेल्प करने वाला है। और अभी क्रिसमस ऑफर, तो अगर आप अभी एनरोलमेंट करते हैं तो बहुत कम प्राइस में आपको यहाँ पर क्वालिटी क्लासेस एंड एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आपको मिलने वाले हैं। तीनों हमारे साथ में कर सकते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंट्स और लीगल। ये बैच 4 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, 4 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, मतलब अभी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। 180 आवर्स की लाइव क्लासेस होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और जैसे ही आप एनरोलमेंट करेंगे तुरंत आपको 61 ई बुक्स मिल जाएंगी तीनों पेपर की। और 78% का डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ करें Y195। इस बैच का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके अभी एनरोलमेंट आप कर सकते हैं। अगर अभी करेंगे ऑफर मिल जाएगा आपको, ई बुक्स तुरंत मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, जिससे आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे एंड क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स पॉपुलरली नोन एज ELSS, कभी कभी एग्जाम में ELSS का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स आर क्लोज एंडेड लॉक इन पीरियड। ऑप्शन नंबर ए 1 years डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सेकंड कहता है 2 years डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी की बात करें, 3 years डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें यहाँ पर 5 years डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, है ना, आप मेरे साथ में करेक्ट आंसर यहाँ पर शेयर करें। अच्छा, ये जो क्लास है वो जीआईबी के एग्ज़ाम के लिए है ना। यहाँ पर जो मेरे पास में कुछ अलग एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप जो रिलेटेड क्लासेस हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछें तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। अगर आपकी कोई जीआईबी की क्वेरी है, जीआईबी का क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। एंड यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 3 years डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ELSS होती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती हैं, उसमें यहाँ पर जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं उसमें जो लॉक इन पीरियड है दैट इज 3 years। 3 years लॉक इन पीरियड होने का मतलब क्या है कि अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया
है ना। आपने इस स्कीम में ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, अगर इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है 3 साल से पहले, अपने फंड को विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। आपका जो फंड है वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा, है ना। 3 साल के बाद ही आप उसको विड्रॉल कर सकते, को बोलते हैं लॉक इन पीरियड। तो ELSS में 3 इयर्स का होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि ये वीडियो का जो लिंक है अपने फ्रेंड्स के साथ में, कलीग्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, है ना, स्टाफ मेंबर के साथ में जरूर शेयर करें, सो दैट उनको भी इन क्वेश्चंस का बेनिफिट मिले। और लगातार मैं जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं, दैट इज एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स को भी, कलीग्स को भी, स्टाफ मेंबर को भी बेनिफिट मिलेगा इसका। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी जो क्वेश्चन है वो म्यूचुअल फंड का है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स रिडम्पशन कैन टेक प्लेस only after the period of scheme is over. However, close-ended funds are listed on the stock exchange and investors can buy, sell units in secondary market. It is known as, इसे हम क्या कहते हैं, है ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जो रिडम्पशन है वो ओवर होने के बाद में, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, है ना, जो यहाँ पर टाइम पीरियड है वो ओवर होने के बाद में, या अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, कभी भी बाय कीजिए, कभी भी सेल कीजिए, या उसमें कभी भी आप एंट्री कीजिए, कभी भी एग्जिट कीजिए। तो ऐसी कौन सी स्कीम्स होती है उसके बारे में आपको मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करना है। तो फटाफट मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कर दीजिए। रिडम्पशन कैन टेक प्लेस ओनली आफ्टर द पीरियड ऑफ स्कीम इज ओवर, है ना। और दैट इज हाउएवर क्लोज एंडेड स्कीम्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, द इन्वेस्टर्स कैन बाय सेल यूनिट्स इन द सेकेंडरी मार्केट, इट इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं। तो आपको जो आंसर है वो फर्स्ट लाइन के हिसाब से देना है ना। फर्स्ट लाइन के हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट लाइन के हिसाब से आंसर की बात करें, है ना, फर्स्ट लाइन के हिसाब से आंसर की बात करें यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए आंसर। ऐसी स्कीम्स का नाम बताना है आपको जिसमें आप कभी भी एंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। वो तो उसे तो हम कहते हैं क्या, ओपन एंडेड फंड्स। लेकिन ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जहां पर आप लॉक इन पीरियड के बाद में एग्जिट कर सकते हैं, या जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एग्जिट कर सकते हैं। और ये जो क्लोज एंडेड स्कीम्स हैं, ये यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, शेयर मार्केट में भी लिस्टेड होती हैं, जिसमें बाइंग और सेलिंग चलती रहती है। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। इन्हें हम क्या बोलेंगे, क्लोज एंडेड स्कीम्स के नाम से जाना जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स विच इन्वेस्टर्स बाय सेल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज एज अगेंस्ट ए नॉर्मल म्यूचुअल फंड यूनिट वेयर द इन्वेस्टर्स बायज सेल्स थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्टली फ्रॉम दी AMC। AMC कौन होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। इन्हें हम क्या कहते हैं, इसको किस नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है दिस इज नोन एज फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड्स। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, बैलेंस्ड फंड्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है। तो भाई फटाफट मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते चले जाइए, है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज नोन एज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। क्या बोलते हैं इसको, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के नाम से जाना जाएगा। इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं ETF, शॉर्ट में कहते हैं ETF के नाम से इनको जाना जाता है। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, फिक्स मैच्योरिटी फंड्स कौन से होते हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स कौन से होते हैं, ETF क्या होते हैं, बैलेंस फंड्स क्या होते हैं। अगर ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको सीखनी है और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, कैसे काम करती हैं, ये सब सीखने के लिए, ये सब लर्न करने के लिए आप हमारे साथ में लाइव क्लासेस में कनेक्ट हों, तो ये सब कुछ आपको लर्न करने को मिलेगा। वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम्पल के साथ में डिटेल में हम आपको समझाते हैं, हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स कवरेज फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और स्पेसिफाइड टर्म ऑफ ईयर्स इफ द इंश्योर्ड डाइज
during the time period specified in the policy and the policy is active or in force, then a death benefit will be paid. है ना, आपको बताना है कि ये कौन सी इंश्योरेंस स्कीम में इस तरह का यहाँ पर प्रोविजंस हैं. ऑप्शन नंबर ए की बात करें दैट इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस. ऑप्शन नंबर बी की बात करें होल लाइफ इंश्योरेंस. ऑप्शन नंबर सी की बात करें एंडोमेंट इंश्योरेंस. और नंबर डी की बात करते हैं माइक्रो इंश्योरेंस. व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्म लाइफ इंश्योरेंस. जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होते हैं उसमें कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता. उसमें कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है. अगर जो गिवन टाइम पीरियड है, अगर जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में तो यहाँ पर उसके जो नॉमिनी होंगे उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैच्योरिटी पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है. इन्हें हम क्या बोलते हैं? टर्म लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है. ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर. यूलिप इज ए, अगर हम किसकी बात करें? यूलिप की बात करें. यूलिप इज ए, ऑप्शन नंबर ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट. ऑप्शन नंबर बी की बात करें इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन. ऑप्शन नंबर सी की बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है. तो ध्यान रखना यहाँ पर यूलिप का जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम में आ जाता है. तो सबसे पहले तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो आपको यूलिप की फुल फॉर्म ही आनी चाहिए. जब यूलिप का पूरा नाम आपको पता होगा तभी क्वेश्चन को पहचान पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है. तो यूलिप का पूरा नाम फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. कौन से होते हैं? जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. तो इसका मतलब है ये कोई इंश्योरेंस प्लान है जो यूनिट लिंक्ड रहता है. तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसका मतलब ये इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है ना. ये क्या है? यूलिप क्या होते हैं? इंश्योरेंस भी हैं और इन्वेस्टमेंट भी हैं, जिसे हम बोलते हैं एंडोमेंट. एंडोमेंट में इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट होते हैं. तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना. बी नहीं, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, जो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस वाला जो टर्म है ना. हाँ यस, अगर हम लोग बात करें तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन. तो जिसमें हमें इंश्योरेंस भी मिल जाता है यानी प्रोटेक्शन भी मिल जाती है और साथ में इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है. तो ये किस में है? बी ऑप्शन में. तो अगर प्रोटेक्शन की जगह इंश्योरेंस भी होता तो तब भी यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है. तो इस क्वेश्चन में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है उसको टिक करना है. जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं वो क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट कम प्रोटेक्शन या इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस इनको कह सकते हैं. तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करेंगे. एंड सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं. इन क्वेश्चंस की अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर. क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ें. इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस by customer, the factor will recover the amount advance from the client. It is known as, इसको हम क्या बोलेंगे? फैक्टोरिंग का जो क्वेश्चन है, अगर हम फैक्टोरिंग की बात करूं या फॉरफिटिंग की बात करूं, फैक्टोरिंग और फॉरफिटिंग का क्वेश्चन हर बार जीआईबी के एग्जाम में पूछा जाता है. जब भी आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का एग्जाम होता है तो हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है. तो यहाँ पर उसी कड़ी में ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है काफ़ी मैं प्रैक्टिस पहले भी करा चुका हूँ, दोबारा से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ मई 2021 के एग्जाम के लिए. तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है वो इनमें से किसके साथ में मैच करता है. ऑप्शन नंबर ए कहता है इट इज नोन एज रिकर्स फैक्टरिंग. ऑप्शन नंबर बी की बात करें इट इज नोन एज नॉन रिकर्स फैक्टरिंग के नाम से इसको जाना जाएगा. ऑप्शन नंबर सी की बात करें इंटरनेशनल फैक्टरिंग. और ऑप्शन नंबर डी की बात करें गारंटीड फैक्टरिंग. व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आपको मेरे साथ में शेयर करना है. तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नोन एज रिकर्स फैक्टरिंग. रिकर्स फैक्टरिंग में क्या होता है? जो भी इनवॉइसेस है ना, फैक्टर ने जिन इनवॉइसेस के अगेंस्ट में क्लाइंट को या कस्टमर को फाइनेंस किया हुआ है, अगर यहाँ पर सामने वाली पार्टी जिससे अमाउंट रिकवर करनी है अगर वो डिफॉल्ट कर जाती है तो कस्टमर या क्लाइंट से हम फंड रिकवर कर सकते हैं. ये किस में होता है? रिकर्स फैक्टरिंग में.
तो इसमें अगर हम लोग बात करें रिस्क किसके ऊपर होता है, बोरोवर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर रिस्क होता है। अगर हम नॉन रिकर्स फैक्टरिंग की बात करें तो इसमें जो रिस्क है वो फैक्टर के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। टू और मोर कंपनीज विच आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट और सेम टाइप ऑफ सर्विसेज विच कंप्लीट डायरेक्टली ईच अदर which compete directly each other and merged, this is known as, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल मर्जर, ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंशन मर्जर, ऑप्शन नंबर सी कॉन्ग्लोमरेट, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। कौन सा मर्जर हमको कहेंगे, ये किस तरह का मर्जर है? तो एक जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो वर्टिकल मर्जर का आ जाए, चाहे वो एक्सटेंशन मर्जर का हो, कॉन्ग्लोमरेट का हो या हॉरिजॉन्टल मर्जर का हो। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है इस टॉपिक से, है ना। और हर बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन, अब की बार भी आया था और आगे भी मई 2021 में भी आएगा। तो ये सारे मर्जर कौन कौन से होते हैं, वर्टिकल मर्जर क्या होता है, एक्सटेंशन मर्जर क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेट किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जर किसको कहते हैं। तो हमारे साथ में लाइव क्लासेस में कनेक्ट हो, जुड़ें और इन सब चीज़ों को लर्न करें, सीखें। वहाँ पर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा लाइव क्लासेस का। तो ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में लर्न कराते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज कोई सिमिलर प्रोडक्ट बनाती हैं, है ना, और एक दूसरे को compete करती हैं, और अगर ये दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो जाएं, तो इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जर के नाम से जाना जाता है। जैसे पेप्सी एंड कोका कोला, दोनों सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बनाती हैं, है ना, दोनों एक दूसरे को compete करती हैं। अगर पेप्सी और कोका कोला आपस में मिल जाएं, आपस में मर्ज हो जाएं, तो ये कैसा मर्जर होगा, ये यहाँ पर होगा हॉरिजॉन्टल मर्जर। क्या कहेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल मर्जर के नाम से जाना जाएगा। चलो, तो हॉरिजॉन्टल मर्जर मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ में समझा दिया। इसी तरीके से हम एग्जांपल के साथ में आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है, वो लर्न कराते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, BCSBI हैज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑन प्रोसीड्यूर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन पब्लिक सर्विस कैप्स हेडेड बाय, इसको किसने हेड किया था? ऑप्शन नंबर ए उषा थोराट पैनल ने, ऑप्शन नंबर बी जियोपोरिया कमेटी ने यहाँ पर सेंड अप किया था, इसको हेड किया था। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी जो SS तारापुर जी हैं उन्होंने हेड किया था इसको, या रंगराजन जी ने इसको हेड किया था। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। BCSBI और यहाँ पर फेयर प्रैक्टिस कोड्स फॉर लेंडर्स, इसके जो क्वेश्चन है अब की बार भी एग्जाम में आता है और 2021 में जो एग्जाम होगा वहाँ भी क्वेश्चन आएगा। तो इन क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो तारापुर जी हैं उन्होंने ये जो कमिटी ऑन प्रोसीड्यूर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन पब्लिक सर्विस है इसको हेड किया था, और इन्हीं की रिकमेंडेशन पर जो BCSBI है, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। Reserve Bank of India had constituted a committee to review the existing state of mortgage securitization in India and development of housing finance securitization market. This is headed by option number A Dr. Harshvardhan, option number B Tapan Reji, option number C Shaktikanta Das, option number D कहता है नंदन नीलकणी। तो आपको बताना है कि इनमें से इस कमेटी को किसने हेड किया था, जिसने यहाँ पर रिव्यू किया था कि जो एग्जिस्टिंग मॉर्गेज सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया है और जो डेवलपमेंट है हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन मार्केट का, उसको रिव्यू किया, है ना। तो इसको किसने हेड किया था, इस कमेटी को, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था, यही आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर कमेटी वाला भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जैसा आपकी बार आपके एग्जाम में एक टेबल वाला जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड किया था, इधर यहाँ पर दिया गया था जो कमेटी के हेड है उनके नाम और उन्होंने कौन सी कमेटी को हेड किया था, तो आपको मैच करना होता है। तो उस केस में अगर कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड है, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो डेफिनेटली आप इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हर्षवर्धन। जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं उन्होंने इस कमेटी को हेड किया था यहाँ पर। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। एंड कमिटी वाले बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको आने वाली क्लासेस में भी कराने वाला हूं, क्योंकि कमिटीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो 100% एग्जाम में आते हैं। तो लगातार मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मेरे साथ में कनेक्ट रहना, मेरे साथ में जुड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। और यह क्वेश्चन नंबर 10, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ए हाई लेवल कमिटी टू स्ट्रेंथन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन द कंट्री, इट इज हेडेड बाय, है ना, इसको किसने हेड किया था? ऑप्शन नंबर ए यूके सिन्हा जी ने हेड किया था, ऑप्शन नंबर बी नंदन नीलकनी जी ने इसको हेड किया था, ऑप्शन नंबर सी तपन रे जी ने इसको हेड किया था, और ऑप्शन नंबर डी कहता है मीना हेमचंद्र, इन्होंने इसको हेड किया था। तो आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक जो हाई लेवल की जो कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, और ये कमेटी किससे रिलेटेड थी? दैट वाज स्ट्रेंथन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन द कंट्री। हमारे कंट्री के अंदर जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उनको सेफ कैसे किया जाए, उसमें सिक्योरिटी कैसे बढ़ाया जाए, इसको कैसे मजबूत किया जाए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी कमेटी ने इसको हेड किया था। तो अगर हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नंदन नीलकनी जी ने इसको हेड किया था, है ना, इस कमेटी को इन्होंने ही हेड किया था यहाँ पर। और ये जो कमिटीज़ हैं 2019 में बनी हुई हैं, 2019 में बनी हुई है, तो 2021 में जो आपका एग्जाम होगा डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर कर दो कि आज आपने कितना स्कोर किया है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, है ना, और इस तरह के क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर आप टिक करना चाहते हैं, तो हमारे साथ में जीआईबी टारगेट में 2021 में कनेक्ट हो, जुड़े और इन सब चीज़ों को लर्न करें। जब आप इनको सीखते हैं, लर्न करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो इसी से आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर होता है। और ये बैच स्टार्ट होने वाला है 4 जनवरी 2021 को। 180 आवर्स की लाइव क्लासेस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन और 61 ई बुक्स आपको मिलने वाली हैं तीनों सब्जेक्ट की। अब इसमें क्रिसमस ऑफर चल रहा है, 78% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप कूपन कोड Y195 यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। एनरोलमेंट कराने का प्रोसेस क्या रहेगा, है ना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपकी हेल्प कर देता हूँ उसमें कि किस तरीके से आप इसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। एनरोलमेंट कराने का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आप अपने ब्राउजर में टाइप करें adda247.com। ये टाइप करने के बाद में जैसे ही एंटर करेंगे, कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। कोर्सेज में आएंगे तो सबसे टॉप लाइन पर लास्ट में देखेंगे यहाँ पर है JAIIB। JAIIB के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप JIIB के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे लास्ट में है JIIB टारगेट बैच में 2021। और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराई जा रही है, PPP, अकाउंट्स और लीगल। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये जो बैच है 11,499 का है, जिसमें 61 ई बुक्स और 180 आवर्स के लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। 4 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें आपको व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में जो कूपन कोड मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा था Y195, आपके साथ में कमेंट में भी यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, कूपन कोड Y195, इसको टाइप करना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। टाइप करने के बाद में Y195 टाइप करने के बाद में अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ जाएगा कूपन Y195 डिस्काउंट 8,854, है ना, बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और ये 15,000 रुपये का बैच आपको 2,644 रुपये में मिल जाएगा। तीनों सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके आप तुरंत एनरोलमेंट कराएंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका जीआईबी का एग्जाम क्लियर हो चुका है और अब की बार आप टारगेट कर रहे हैं कि जून 2021 में जो सीआईबी का आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आप अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, अच्छा स्कोर कर पाएँ, फर्स्ट अटैम्प्ट सिंगल अटैम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर लें, तो भाई सीआईबी का बैच भी आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। सेकंड लाइन में 5th नंबर पे देखें, यहाँ पर सीआईबी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सीआईबी के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में सबसे टॉप पे मिलेगा आपको सीआईबी टारगेट बैच जून 2021। ये फर्स्ट और सेकंड पेपर एबीएम और बीएफएम के लिए हैं, और ये जो सेकंड बैच है दैट इज़ फॉर एबीएम, बीएफएम एंड रिटेल बैंकिंग के लिए। तो अगर आप तीनों पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आप जो इलेक्टिव पेपर हैं रिटेल बैंकिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस बैच में एनरोलमेंट करें। अगर आपका इलेक्टिव पेपर कुछ और है रिटेल बैंकिंग को छोड़कर, तो एबीएम और बीएफएम वाले बैच में एनरोलमेंट करा सकते हैं। इसमें यहाँ पर एनरोलमेंट कराने का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या करना होगा आपको,
जो प्राइस है 11,999 का ये बैच है। तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में यहाँ पर जो कूपन कोड Y195 है उसको टाइप करें और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे 9,239 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा कूपन Y195 की वजह से, है ना। और यहाँ पर 2,759 रुपीज़ में तीनों पेपर की तैयारी आप कर सकते हैं और एनरोलमेंट करा लेंगे। इसमें साथ में आपको 15 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको तीनों सब्जेक्ट के। 135 आवर्स की लाइव क्लासेस हैं और टिल एग्ज़ाम आपको यहाँ पर वैलिडिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में अगर आप बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर कोर्सेस में आएंगे। कोर्सेस में आने के बाद में 4th नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर है बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम। ये जो सेकंड टैब है बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम का है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम का ये बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक और RRBs इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये बैच आपको 4,999 का मिलेगा। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, क्रिसमस ऑफर चल रहा है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है वो टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में अपना जो कूपन कोड है Y195 वो टाइप करें और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर कूपन Y195 की वजह से डिस्काउंट मिलेगा 3,849 रुपये का। 3,849 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और 1,149 रुपीज़ में ये बैंक प्रमोशन बैच में आप एनरोलमेंट करा के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बैच 15 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसके सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ और PDF आपको एनरोलमेंट पर तुरंत मिल जाएंगे, जिनको आप अपने टाइम के हिसाब से किसी भी समय देख सकते हैं। यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, है ना। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे साथ में कल से आप जो लाइव क्लासेस हैं वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। CIB के बारे में मैंने आपको बता दिया है। CIB के बैच का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है उसमें जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप adda247.com पर आप विजिट करें और यहाँ पर CIB टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। 5th नंबर पे CIB का बैच है। यहाँ पर CIB के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। तो CIB के बैच का लिंक मैं आपके साथ में चैट में भी शेयर कर देता हूँ, है ना। जो कंप्लीट बैच है उसका लिंक आपके साथ में चैट में भी शेयर कर रहा हूँ। ये CIB के बैच का लिंक है, जिसमें आप कूपन कोड Y195 का यूज़ करके 78% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो चलो फिर ये था आज का सेशन, एंड आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, एंड कल मिलेंगे हम 7 बजे यहाँ पर नए क्वेश्चंस के साथ में। तो आप हमारे साथ में लगातार बने रहें, जुड़े रहिए, हम आपको लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।